Hello friends, welcome to Star Global and I'm Hardik Rai. Today we are at Three Beans Cafe and we have with us an anchor who's completed a decade in the field of anchoring and performed at over 1500 events, also worked with some big brands and hosted a number of high profile weddings. Yes, you heard that right, and we are talking about Danish Ahmed who goes by the name Anchor Danny. Today we'll be talking to him under our campaign of entertainment. And well, anchoring to some may seem a very fascinating, fun filled profession, and to some it may seem even a very easy task. But let me tell you, it's no easy job. And that is exactly what we are here to know from him about the profession, the momentous transition in the events and wedding industry, and much more. So let's go. So welcome to Star Global, Dani. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल गुड। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया एंड इट्स वेरी नाइस हैविंग यू हियर टुडे। थैंक यू सो मच तो फॉर हैविंग मी। कैसा चल रहा है आपका वेडिंग एंकरिंग का काम? ऑल गुड गोइंग ऑन। वेडिंग सीजन शुरू है, सो बैक टू बैक इवेंट्स भी शुरू है। अभी थोड़ा सा मुहूर्त है, बाकी ऑल गुड। सो अभी मुहूर्त का सीजन जैसे आप कह रहे हैं चालू है, तो हाउ डज दिस होल वेडिंग सीन वर्क्स? क्या हम अपनी ऑडियंस में बताना चाहते हैं? लाइक इंडिया के अंदर लोगों ने देखा है कि कई एक तो रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, बट जनरली दिवाली के बाद जो होता है कहते हैं कि मुहूर्त खुलते हैं शादी के, एंड वी सी मोस्ट ऑफ द वेडिंग्स हैपनिंग एट दैट टाइम। सो व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दैट? आई मीन हाउ डज दैट वर्क? बेसिकली जो इंडियन वेडिंग्स हैं वो तुलसी पूजा के बाद जो मुहूर्त होते हैं जी, वो स्टार्ट होते हैं। राइट, तो तुलसी पूजा हमारे इंडियन कल्चर में मानी जाती है। राइट, और सीजन विंटर सीजन होता है तो सबसे अच्छा टाइम होता है वेडिंग्स का। राइट। तो बेसिकली जो वेडिंग्स अच्छी शादियों का मुहूर्त होता है वो फेब या फिर मार्च तक के होता है। राइट जी। तो बस उसी हिसाब से जो मारवाड़ीज वेडिंग होती है, जो सिंधी वेडिंग्स होती हैं, तो मुहूर्त उस वक्त होते हैं अच्छे, मतलब शुभ मुहूर्त होते हैं पंडित जी के हिसाब से, राइट। और उनके जो भी रिचुअल्स और उन सब सारी चीजों के हिसाब से होता है। तो ये हाउ डिड दानिश अहमद, यस, एंकर डैनी, एंड अप बीइंग एन एंकर डूइंग वेडिंग्स? कैसे हुआ ये? मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और यस, दानिश अहमद मेरा पूरा नाम है जी, और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दानिश अहमद नाम है। बाकी लोग जो जानते हैं वो डैनी के नाम से ही जानते हैं। राइट। सो स्टार्टिंग में तो मैंने कभी ना सोचा था, बचपन से मेरा कोई ऐसा कुछ भी ऐसे अपब्रिंगिंग और इस माहौल में थे कि पता ही नहीं होता था कि एंकर्स होते हैं, क्या होता है, किस तरह का स्टेज में परफॉर्म करना होता है एंकर्स। मुझे सिर्फ पता था सिंगर्स होते हैं, एक आर्टिस्ट, डांसर, सिंगर्स। बचपन से मुझे सिंगर बनना था। Okay. और मेरे पापा भी सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं जी। okay. वो लिखते भी हैं और बहुत अच्छा गाते तो भी ये हैं। आपका घराना, जैसे हम कहते हैं सिंगिंग में घराने होते, वैसा है जी या जी, घराना इट्स लाइक, मतलब फादर को मेरे सिंगिंग का शौक था और बहुत Okay. अच्छा गाते हैं। Okay. और अभी भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो उनसे ही वो जो थोड़ा सा प्रसाद है, मैं उनकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पापा तो बहुत बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैंने भी क्लासिकल सीखा। इनफैक्ट मेरे छोटे भाई ने भी क्लासिकल सीखा और हम लोगों ने, मेरा बचपन से सपना था कि आपने सीखी है क्लासिकल सिंगिंग? फॉर्मल ट्रेनिंग लिया? यस यस, मध्यमा प्रथम तक जिसको बोलते हैं। ओके। तो वो मैंने सीखा है 4th क्लास तक। ओके। उसके बाद पापा चाहते थे, शुरू से ही चाहते थे कि मैं सिंगिंग में ही उसमें आगे करूं, करियर भी उसमें ही बनाऊं। बट नागपुर में, छिंदवाड़ा में रहते थे हम लोग। मैं पैदाइशी, मेरा जो बर्थ प्लेस है जी, वो परासिया छिंदवाड़ा है। ओके। तो मैं वहां से, हम लोग यहाँ पे फिर नागपुर शिफ्ट हुए ओके। अराउंड 2009। तो पापा का बिजनेस वगैरह वहाँ चल नहीं रहा था, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। कलमेश्वर एक गांव है जी, वहाँ पे शिफ्ट हुए। और वहाँ से फिर थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, चीज़ें अच्छी नहीं थी, तो मैं 11th-12th में जॉब करने लग गया। और मेरी फर्स्ट जॉब थी कि मैं एक डॉक्टर के पास एज अ कंपाउंडर वहाँ पे जॉब करता था। तो मुझे यस, एक सेकंड, सिंगिंग से कंपाउंडर वो चल रहा था, स्टडी भी चल रहा था, फाइनेंशियल चीजों की वजह से घर में, मतलब मुझे आना पड़ा कि 11th-12th जब शुरू हो गया तो बोर्ड एग्जाम्स और फीस वगैरह सारी चीजें होती थी। तो और ये दिस इज अराउंड व्हिच ईयर? 2009। 2009 10। यस यस।
तो 10 में मैं डॉक्टर, एक हैं होम्योपैथी डॉक्टर थे, उनके पास मैंने जॉब स्टार्ट किया और मुझे मंथली 600 कुछ मिलते थे। तो वहाँ से Okay. मैंने स्टार्ट किया। शाम में 1-2 घंटे बैठना होता था, डॉक्टर साहब जब आते थे। तो वो मेरा फर्स्ट जॉब था, वो मैंने 1 साल किया। उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे जॉब किए। लाइक वहाँ पे एक MIDC है, कंपनी में जो प्लाईवुड्स बनते हैं वो भी मैंने की है, और नागपुर में जॉब की, कॉल सेंटर में जॉब की, मतलब बहुत सारे जॉब किए। उसके 2-3 साल कंटिन्यू किए और फिर म्यूजिक से थोड़ा सा अलग हो गया, आर्टिस्टिक लेवल वो खत्म ही हो गया एक। तो ये कभी ध्यान में नहीं आया कि जिस चीज की आपको ऑलरेडी तालीम है इतनी अच्छी, जी, मैं उसमें कुछ करूं या उसमें मुझे ज्यादा मतलब ज्यादा ग्रोथ मिलेगा? उस वक्त ऐसा था कि जरूरत थी रोटी की, राइट। जरूरत थी कि मेहनत करना है, पैसे कमाना है। वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पूरा उस वक्त छोड़ दिया था, मतलब म्यूजिक से मैं थोड़ा सा दूर हो गया था, क्योंकि मुझे जरूरत थी कि घर पे फाइनेंशियल कंडीशन, सारी चीजें मुझे देखनी है। मेरे 2 छोटे भाई हैं, मम्मी पापा सबको साथ में लेके चलना था। तो उस वक्त मैंने छोड़ दी और फिर मुझे लगा भी नहीं कि मैं फिर कुछ मेरा जो सपना है कि मुझे जो सिंगर बनना है वो मैं कहीं उससे अलग हो गया हूँ, टोटली अलग फील्ड में आ गया, टोटली जॉब अब कुछ अलग करने लग गया। तो बट ऊपर वाला चाहता था कि मैं आर्टिस्ट ही लाइन में जाऊं और आर्टिस्ट ही रहूं। तो बस मैं एक जगह एक हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम में जॉब करता था। अच्छा। वहां पे एक दिन अचानक से एक गाड़ी आई जिसमें कुछ, आपने देखा होगा उस वक्त प्लेजर नई गाड़ी निकली हुई थी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी प्रियंका चोपड़ा। ओके। तो वो डिस्प्ले थी उस गाड़ी में। अच्छा। और उसके साथ मुझे जाना था। अच्छा। उसमें माइक वाइक होते थे और उसके साथ जाना था मुझे। आई एम सॉरी, तब तक क्या आपका एंकरिंग से कोई वास्ता नहीं था। ओके। नहीं, मैं जानता था। आप वहाँ जॉब करते थे? मैं वहां पे एज अ होंडा के शोरूम में एज अ एम्प्लॉय जॉब करता था। ओके। पीछे जॉब कार्ड वगैरह बनाता था। तो एक गाड़ी आई और उसमें तो मेरा जो ओनर था वो बोलता है, ये इसको गाने का बहुत शौक है, इसको लेके जाओ। मुझे 100 रुपए दिए कि इसको घुमा के लाओ थोड़ा। अच्छा। एक बंदा देना होता था कि भाई जाके, हाँ, साथ में ऑफ कोर्स, हाँ, कि कलमेश्वर के बारे में जो बता दे, कौन से पॉइंट है जहाँ पे हम लोग क्राउड इकट्ठा कर सके। करेक्ट। तो मैं उनके साथ गया और वहां पे 2-3 लोग मिले। मैंने बोला, भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, कुछ है क्या मेरे लायक, कुछ काम होगा? तो बोले, तुम करोगे क्या? मैं कहा, मैं गाने भी गाता हूँ। तो बोले, अच्छा ठीक है, चलो फिर। बोले, तुमको मैं फोन करूंगा, तुम्हारा नंबर दे दो। तब नोकिया के छोटे वाले फोन हुआ करते थे। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझे 3-4 दिन बाद फोन किया कि ऐसा ऐसा है, तुम आ सकते हो क्या? मैं बोला, कहाँ जाना है? तो बोले, 1 महीने के लिए बीड़ जाना है। अब मैं बीड़ तो पहली बार सुना, नागपुर, कलमेश्वर, बस इतनी दुनिया थी। तो मैंने घर में परमिशन मांगी और पैसे मुझे 400 रुपए मिल रहे थे पर डे। तो 400 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई 400 रुपए पर डे मिल रहे हैं, चलो। तो घर में लड़ झगड़ के माँ बाप तो मना कर रहे थे कि नहीं, अभी कहाँ जाएगा तू। तो जब मैं निकला तो फिर उस वक्त 2-3 साल कंटिन्यू मैंने रोड शोज किए। अच्छा। टेलीनॉर और बहुत सारी कंपनी, इसी टाइप के व्हीकल में मूविंग, पूरा उसमें ना, प्रोडक्ट प्रमोशन और यस पूरा उसमें ही एज अ प्रमोटर में उसमें रहता था जी। और एक बार एंकर नहीं था उसमें, तो मेरे को माइक पकड़वा दिए स्टेज पे, वहां पे गाड़ी में, वहां पे हेलो हेलो हेलो, सब लोग आ जाओ गाड़ी के पास, नई गाड़ी आई है। वो पहला एंकरिंग एक्सपीरियंस था। तो वहां पे मैं भीड़ इकट्ठा करता था। वो धीरे धीरे वहां से शुरुआत हो गई फिर कि अब कुछ शुरू हो चुका है। तब मुझे पता चला कि एंकर को क्या करना होता है। और ना रूम होते थे सोने के लिए, गाड़ी में ही सोना होता था। एक लंबी व्हीकल होती थी जिसमें ड्राइवर, मैं, हम लोगों को अपने जो भी गुजारा होता था उसमें 100-200 रुपए खाने पीने को सुबह शाम। तो ऐसे अलग अलग गांव, सिटी घूमते थे पूरा महाराष्ट्र। फिर उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई 2015 में, मुझे एक ऑफर आया एक बड़े चैनल के। 2015। यस। तो कैसे हुआ फिर रोड शो से एंकरिंग? वो एक जर्नी थी और एक, कहते हैं ना, पंकज त्रिपाठी जो बहुत अच्छे एक्टर हैं जी, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर अपने बच्चे को एजुकेशन देना है तो 1-2 साल के लिए पूरा हिंदुस्तान घुमा दो, ट्रैवल पे भेज दो। राइट। तो जो उससे जो सीखता है इंसान जी,
तो उसको पता होता है कि नॉलेज और जो दुनियादारी जो है, दाल आटे का भाव जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें उसको पता चल जाती है। राइट। 2 साल के लिए छोड़ दो पूरा, जी। सिर्फ ट्रैवल करे। जी। तो उससे बड़ा अगर तुम्हारा 12th हो गया है तो उसके बाद तुम एक घूम के आओ। तो वही मेरे लाइफ में एक हुआ। 2-3 साल में पूरा बाहर बाहर रहा, घूमता रहा, और कनेक्शन मम्मी पापा से थोड़े कभी काल आता था घर पे, और ईद और जो त्यौहार होते थे बस उसमें ही घर पे आ पाता था। उसके बाद 15 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई कि मुझे एक बड़े चैनल के लिए फ़ोन आया। उस वक्त मैं कैटरिंग के काम में गया हुआ था ओके। जबलपुर। अच्छा। तो वहाँ पे मैं था और मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा इवेंट है एक बड़े चैनल के लिए, एक बड़े ब्रांड के लिए। ओके। एज एन एंकर। यस। तो तो तुमको मुझे, अपना एंकरिंग का प्रोफाइल कैसे पता चला? मैं छोटे मोटे रोड शोज करता था, हाँ। तो कनेक्शन बन गए थे, सारे इवेंट वाले जानने लग गए थे। उस वक्त रोड शोज बहुत चलते थे, हम्म। और रोड शोज के लिए के लोग पहुंचे हर जगह, और लोगों से कनेक्शन बने, और एक ब्रांड प्रमोशन हो। रोड शो वगैरह ही, बड़ी बड़ी गाड़ियां आइसर वगैरह होती थी। तो एक चैनल, नया चैनल आया हुआ था, और उस चैनल के लिए मुझे रोड शो करना था फॉर 2 मंथ्स। तो मुझे फ़ोन आया और मैं बोला कि भाई मैं तो कभी किया नहीं हूँ ऐसा इतने Right. बड़े ब्रांड के लिए। तो उस वक्त बोले तुम तुरंत नागपुर आ जाओ वापस। राइट। मैं जबलपुर से दूसरे दिन नागपुर आ गया, और उसके लिए मुझे ऑडिशंस देने थे। राइट। और मैंने फिर ऑडिशंस दिए, और ऑडिशंस इतने रिटेक्ट हुए, मुझे बोलना नहीं आता था। Okay. मैं उतनी, जो जिस तरह से अभी मैं बात कर पा रहा हूँ, उतना जी। पॉलिश नहीं था, जी। क्योंकि मेरे वर्डिंग्स, ठहराव आवाज में, ये सब सारी चीजें कुछ भी नहीं थी। जी। और मैं प्रॉपर, जो मुझे डायलॉग्स दिए हुए थे, डायलॉग डिलीवरी, वो सारी चीजें कुछ भी नहीं थी। ओके। मुझे दिन भर पूरा दिल लगा, और फाइनली मैं रिजेक्ट हो गया उसके अच्छा। लिए। और फिर उनको कोई मिला नहीं। अब भगवान यही चाहते थे कि मैं उस इवेंट में जाऊं, कोई मिला नहीं। फिर मुझे भेजा गया 2 दिन बाद सोलापुर के, भाई बजट में यही है। और उस चैनल के लिए फिर मैंने रोड शो किया। उस वक्त एक मोमेंट ऐसा आया कि किसी ने मुझे बोल दिया कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था। तो किसी ने मुझे कहा कि कहाँ से लाया है ये रोड छाप एंकर, सड़क छाप एंकर। ये उसी इवेंट की बात यस। तो मैं बहुत रोया, और मतलब उस दिन मैं हार चुका था कि अब मैं इसके बाद एंकरिंग नहीं करूंगा, और एंकरिंग छोड़ दूंगा। बट मेरी एक दोस्त थी आयशा, वो उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, समझाती थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया है। कि मैंने बोला मैं वापस आ रहा हूँ नागपुर, और अब मुझसे नहीं होगा, मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया गया है। तो बोले दानिश, अगर तू वापस आ गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरे को आज अपने आप को प्रूव करके बताना है। आज उसने ये वर्ड बोला है ना, तो दूसरे दिन और अच्छा कर, उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तेरा भी यहीं पे तू अपना सब खत्म कर देगा, लेकिन तेरे को अपने आप को प्रूव करना है। आज तू वापस आ जा, कोई टेंशन नहीं है। फिर मैं वहीं पे रुका रहा, और मैंने फिर करके दिखाया। 16 में फिर मैंने अपने आप को पॉलिश करने के लिए एकेडमी ज्वाइन की। ओके। जहाँ पे एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें प्रॉपर सिखाया जाता है, आर्जिंग के कोर्स होते हैं। तो उस वक्त मैंने फिर स्टार्ट किया, धीरे धीरे इंटर्न किया, और कुछ रेडियो चैनल्स के साथ काम किए, रोड शोज किए, इवेंट्स किए। फिर 16 में सारे लोग पहचान गए, तो वेडिंग इंडस्ट्री और इवेंट्स में फिर धीरे धीरे एंकरिंग के लिए मैं आ गया। तो कितने इवेंट्स कर चुके हैं आप तक? मतलब 2016-17 आप कह रहे हो कि डेडिकेटेड एज वो एन मेरा, एंकर आपका जर्नी yes, शुरुआत, yes. प्रोफेशनल हम कह सकते हैं, वहां से आपकी शुरुआत हुई। जी। अभी तक कितने इवेंट्स कर चुके हैं आप? रोड शोज अगर छोड़ दें तो 1500 अराउंड। 1500? यस। ओके। तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन कि जैसे आप कह रहे, तो आप वेडिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और उसमें आपका ज्यादा फोटे रहा है। वेडिंग्स में मैं अभी 2019 में मैंने फोकस किया, ओके। बिकॉज जब मैं उस इंडस्ट्री में काम करने लग गया और मुझे अच्छे खासे पैसे आने लग गए, लोग जानने लगे कि कोई एंकर है डैनी नाम का, और मैंने फिर उस वक्त ही अपना नाम डैनी, Right. मेरे जो बॉस हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है,
तो उनके पास उन्होंने कहा कि डैनी, दानिश में नाम टाइप करता हूँ तो डैनी आता है। जी। तो बोले डैनी नाम बहुत अच्छा रहेगा, तो एमजे डैनी कर लो। तो मैंने Okay. उसको उस वक्त अपना नाम एमजे डैनी किया। और रणवीर सिंह का बहुत ट्रेंड था कपड़ों का, उसकी एनर्जी का, तो मैंने उसको फॉलो करते करते लोगों को पता चला कि एक एंकर है जो अब बहुत अच्छा करता है, अच्छा एनर्जेटिक एंकर है। नहीं तो फीमेल एंकर्स का दौर था। राइट राइट तो राइट। फिर मैंने 17-18 में अपने आप को पूरा प्रोफाइल बिल्डअप किया और अच्छा खासे काम किए। बट 19 में मुझे समझ में आया कि वेडिंग्स, जिस तरह इंडस्ट्री में वेडिंग्स का, अभी आप देखेंगे कि 10-15 साल से ही सारी चीजें अच्छा खासा लोग खर्चा करते हैं और सभी Right, चाहते हैं एक right. फेस्टिवल टाइप उसको सेलिब्रेट सेलिब्रेट करते हैं। सो बिफोर वी गो टू दैट, हम्म। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही अभी कि आपको एनर्जेटिक, आपने कहा कि आपने अपने आप को रिवर्क किया जी। अपने एनर्जी कोशेंट पे, जिसको हम हम्म। कहते हैं, एंड अपने लुक के ऊपर में रणवीर Yes, सिंह yes. का आपने एग्जांपल दिया, तो जिनका एक बहुत ही वाइब्रेंट अप्रोच है टुवर्ड्स हिज ड्रेसिंग। तो ये हम देखते हैं कि एज एन एंकर आर दीज क्वालिटीज इम्पोर्टेंट, और क्या क्वालिटीज या क्या चीजें हैं जो अगर एक एंकर के तौर पे आपको समझ में आया कि मुझे सक्सेसफुल होने के लिए या और ज्यादा व्हाट यू से लोगों का अफेक्शन अट्रैक्ट करने के लिए या अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्वालिटीज है एज एन एंकर जो आपको रियलाइज हुई कि मुझे इन पे वर्क करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जब मैं आया नया और मैंने अपने आप को जब जैसे काम करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आ गया था कि आपको अपने आप को, खुद को एक एनर्जेटिक लेवल अपना हाई होना चाहिए। आपको स्टेज पे कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, खुद कैसे दिखना है। वो कहते हैं ना, दिखता जो दिखता है वो बिकता है। राइट राइट तो ये पूरी शोबिज इंडस्ट्री है। राइट। इसमें दिखना और खुद को प्रमोट करते रहना किस तरह, तो उस वक्त मैंने खुद पे काम करना शुरू किया और प्रोफाइल बनाना, क्यू कार्ड्स बनाने, और जब रील वाले तो अभी अभी शुरू हुआ है, उस वक्त से मैं फोटोग्राफर साथ में लेके जाता था। राइट। पोस्ट करना, अच्छे पिक्चर्स, अच्छी चीजें। तो मतलब आपका प्रेजेंटेशन, यस यस, प्रेजेंटेशन, उसके साथ आपके गुड एनर्जी लुक्स, कोशेंट, यस आपका ड्रेसिंग सेंस, यस यस, और क्या चीजें? हमारा, हमको बोलना आना चाहिए, ओरेशन स्किल्स। यस, हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमारी जी। जो स्किल्स हैं, तो वो देख देख के सीखते सीखते ही चीजें आती हैं। प्रैक्टिस कर यस, कर। प्रैक्टिस करके। और एकेडमी में हमको सिखाया जाता था कि आपको किस तरह बोलना है, वर्ड्स जी। कैसे होने चाहिए, माइक पे वॉइस कैसा आना चाहिए। जी। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होता है, तो उस वक्त मैंने कुछ जिंगल्स भी बनाए और वॉइस ओवर भी दिया कुछ ब्रांड्स के लिए। इसके लिए आपको अपनी वोकैबुलरी, Yes. सेंस ऑफ ह्यूमर, इस पे भी वर्क करना पड़ा? बहुत जरूरी है, सारी चीजें बहुत होना बहुत जरूरी है। कैसे, लाइक कैसे आप एक्सप्लेन, जब- व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट सेंस ऑफ ह्यूमर? सेंस ऑफ ह्यूमर तो हम अपनी डेली रूटीन में जिस तरह हम दोस्तों से बात करते हैं, राइट मजाक करते हैं, तो वो Right. खुद ब खुद बिल्ड होते जाता है। जी जब अपन बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं किसी पे कुछ, हमको एक एकेडमी में एक टॉपिक दिया जाता था जी कि आज आपको कुछ भी एक सेंसलेस टॉपिक होता था, ढक्कन पे कुछ बोलो, लिखो। ओके अब क्या ही सोच लेगा इंसान। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि उस Right. पे क्या आप लिख सकते तो हो। वो बेसिकली आपका माइंड ओपन करने के यस लिए यस यस, कि आप आप, कितनी, राइट, आपकी सोच कहाँ तक की जाती है। एंड एकदम क्विकली आप कर सको उसको। यस, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके साथ एक सेंस ऑफ कॉशन होना भी बहुत जरूरी है कि बहुत हम जरूरी ओवरडू है। ना कर दें। यस, एक स्क्रिप्टेड एंकर होना तो ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट कॉर्पोरेट में काम आती है, जी लेकिन लोगों से कनेक्शन बनाना, जी तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि हम तुरंत उन पे क्या कमेंट कर रहे हैं, उनसे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी कैसे Right. तारीफ कर पा रहे हैं, राइट उनके साथ कैसे कनेक्शन एक फैमिलियर हो पा रहे हैं इवेंट में। राइट तो वेडिंग इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको राइट। किस तरह लोगों से कनेक्ट करना है। सो डैनी, सेंस ऑफ ह्यूमर विथ कॉशन, ये कितना आपके फील्ड में मैटर करता है, या क्या कॉशन आपको बरतना पड़ता है? बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि फैमिली पहले ही, कई बार ऐसा होता है कि एंकर्स फ्लो में कुछ गंदा मजाक कर दे, या फिर किसी को बॉडी शेमिंग वगैरह जो हम बोलते हैं, वो जी, सारी जी, चीजें जी, नहीं जी। होनी चाहिए। राइट या फिर किसी की पर्सनल लाइफ या फिर कलर, इन सब सारी चीजों पे ना ही बात हो। मजाक करना इन द सेंस कि आपको बुरा भी ना लगे सामने वाले को, जी और आप बोल के
मतलब उसको आपको cover उनको करना है। हंसाना है Yes. पर एम्बैरेस नहीं करना है। एम्बेरस नहीं करना है। राइट। तो वो मोमेंट जो है किसी जी। को हमको बुरा ना फील हो, किसी को बुरा ना लगे, हम्म। इसका ख्याल रखना है। क्योंकि Right. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने अगर पिछले एंकर्स देखे हों तो मुझे कई बार फैमिली मिलती है तो बोलते हैं कि ज्यादा वल्गैरिटी या फिर कोई ऐसे वर्ड्स यूज ना करें। हम लोग बहुत डिसेंट मतलब फैमिली है हमारी, उसमें कुछ चीजें ना ही डबल मीनिंग यस जोक्स यस या ये यस सब चीजें ऐसे नहीं जोक करें। ना हो, तो मैं उसका शुरू से ही ख्याल रखता हूँ। जी। उसका ख्याल मैं शुरू से ही रखता हूँ। मैं एंड आई थिंक हमारे इंडियन सोसाइटी में ये चीज काफी ज्यादा मायने रखती है कि बहुत बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव एक नेचर है। बिकॉज अगर आप वेडिंग इंडस्ट्री में हो तो वहां पे लोगों को मान सम्मान चाहिए होता है। जी जी। किसको अगर जरा सी भी बात बुरी लग जाए राइट तो राइट। हम जो है उसको फिर कवर नहीं कर पाएंगे। जी। एंड आई थिंक वो आपसे ज्यादा जो होस्ट फैमिली है जी वो उनकी रेपुटेशन पे बात आ एग्जैक्टली जाती है। जी। तो उनके लिए तो वो किसी का जीजा है, किसी की कुछ है, राइट और वो राइट उनके राइट। लिए क्या मायने रखते हैं हम नहीं जानते ना। और हमने अगर उनके ऊपर कोई कमेंट कर दिया, कुछ बुरा, कुछ ऐसा मजाक कर दिया जिससे कि उनको हर्ट हो गया, ऑफेंड हो गए वो। ऑफेंड हो गए, तो जी। उससे जो है आपके करियर पे भी उस पे बात आ सकती है कि वो अगर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी राइट फील्ड राइट। में कि भाई वो एंकर हमने देखा था वहां पे बहुत अच्छा था। मेरे आज तक के ज्यादातर क्लाइंट्स डायरेक्ट ही होते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट ही मैं ज्यादा आजकल मुझे प्रेफर करता हूं मैं। और इवेंट मैनेजर्स तो ठीक है हैं सारे, लेकिन जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, जो क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को, क्योंकि एक ही शादी नहीं होती है उनके घर में, जो जी। बाकी के 200 लोग आए हुए हैं जी कहीं ना कहीं उनकी भी शादी है, फ्रेंड है, उनकी शादी नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, तो वो कनेक्ट करते हैं। जी जी। तो बहुत जरूरी है कि हमारा मजाक एक हद तक हो, एक दायरे में हो, राइट। कैसे हमको उसको बोलना है। तो इसके साथ जो मुझे समझ में आ रहा है आप जो कह हम्म। रहे हैं कि does this also play an important role in your ability to build connections? क्योंकि आप तो एक नई फैमिली के लिए जा रहे हैं, आप तो जी एक टोटली स्ट्रेंजर है उनके लिए। जी तो क्या ये चीज आपको वहां हेल्प करती है उनके साथ कनेक्शन डेफिनेटली बिल्ड हेल्प करने में? करती है। जब हम उनसे एक बार पहले, तो मैं मेरा तो बाकियों का मुझे नहीं पता, बट जी। मैं पहले फैमिली से मिलता हूँ, ओके। उनके साथ एक मीटिंग होती है कपल के साथ जिनकी मैं वेडिंग होस्ट करने वाला हूँ, उनसे एक मीटिंग होती है, उनके बारे में मैं जानता हूँ उनकी ओके। लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। इतना मुझे डिटेलिंग में यस जाते हैं यस आप? पहले हम प्लानिंग करते हैं ओके। कि वेडिंग, नहीं तो मैं माइक में कुछ बोल दिया, हम्म। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये नहीं बताना था कि लव मैरिज है। किसी राइट का ऐसा राइट होता है कि राइट राइट। लव मैरिज है घर लेकिन वालों को पता बताना है लेकिन नहीं। रिश्तेदारों को नहीं हाँ, बताना है। ओके राइट। बताना नहीं। जी तो वो चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें किस तरह उसको मुझे बताना है, क्या बोलना है। तो पहले एक कनेक्शन बन जाता है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं मुंबई में था जी और एक कपल से मैं मिला। जी। उन्होंने मुझे बताया कि वो फर्स्ट क्लास से साथ में दोस्त थे, और वो प्यार, दोस्ती जो है वो प्यार में बदला। ओके। और वो कैसे बदला, इतने साल हो गए, अब वो शादी हो रही है, शादी हो गई, बहुत अच्छी हुई, गोवा में शादी थी वो। तो वो कनेक्शन, वो चीज मुझे भी उसके वर्क करता है कि भाई मुझे उनके बारे में पता हो तो मैं उतना ज्यादा बोल पाऊंगा, उतने अच्छे से बोल पाऊंगा राइट कि उनके बारे में मुझे पता है कि भाई कितनी अच्छी लव तो स्टोरी है। इतना मेटिकुलस वर्किंग करते हैं आप लोग, मतलब Exactly. जाके डिटेल में? कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन फिर भी तुरंत, अगर मॉर्निंग में इवेंट है तो मुझे आधे एक घंटे के लिए भी अगर मैं उनसे मिल लिया तो भी, मतलब ब्रीफिंग इज मस्ट Yes, बिफोर यू स्टार्ट definitely. योर गिग। तो आप ब्रीफिंग के ऊपर मतलब बहुत आपका जरूरी लाइक इट्स लाइक योर बाइबल या आपका जो जी, भी हम कहते हैं होली बुक होता है कि आपको पहले वो करना वो है, जरूरी है। उसके बाद ही आप शुरुआत करें। और मैं सबसे पहले जाता भी हूँ तो पहले पूछता हूँ पेरेंट्स हैं अवेलेबल, हैं यहाँ पे मम्मी पापा। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि किसी के मम्मी या पापा नहीं होते हैं बोथ साइड से, अगर ब्राइड की मम्मी है तो पापा नहीं होंगे, या फिर किसी का अगर कुछ नहीं है और मैंने माइक में बोल दिया, तो वो मोमेंट जो है थोड़ा सा खराब हो जाता है। हाँ, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं कि यार काश मेरे पापा कोविड में चले गए, ऐसा हो जाता है। नेगेटिव एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता यस। तो मैं सबसे पहला मेरा सवाल होता है कि आपके मम्मी पापा हैं है। यहाँ पे हैं? राइट राइट। तो फिर मैं उस अकॉर्डिंगली फिर मैं उनको कॉल करूंगा, बुलाऊंगा, उनके साथ मेरा एक टास्क होगा, जी उनको रेस्पेक्टफुली जो है मैं उनके साथ एक कनेक्शन कर पाऊंगा, जो भी मुझे टास्क करना है राइट। वो मैं कर पाऊंगा। अगर नहीं है कोई भी एक, तो फिर मैं उसको स्किप कर दूंगा।
ताकि वो मोमेंट जो है खराब ना हो। राइट राइट कई बार ऐसा होता है कि ब्राइड रोने लग जाती है, उसको एकदम से याद आ जाता है ना भाई वो टच, उसका कनेक्शन माँ बाप के साथ कैसा है, करेक्ट 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 ब्राइड या फिर ग्रूम, जी। तो उसको हमको ख्याल रखना पड़ता तो ये जो आप वर्किंग के बारे में बता रहे हैं, है। व्हाट और क्या वर्किंग रहती है आपकी एज एन एंकर? बिकॉज आई थिंक एज एन एंकर जो है आप पूरा शो गवर्न करते हो, यस आप पूरा कोऑर्डिनेट आप कर रहे हो, जी, क्योंकि बैक एंड टीम तो ऑफ कोर्स रहती है लोगों की, बट आप स्टेज से जो डायरेक्शंस दे रहे हो कि अब ये होगा, अब ये होगा, एग्जैक्टली, तो ये इसके पीछे भी आप ऐसे ही वर्किंग करते हैं पूरी? डेफिनेटली वेडिंग प्लानर्स के साथ पहले हमारी बात होती है, ओके मैं उनके साथ बैठता हूँ, वो बताएंगे कि फ्लो क्या है, ओके पहले पूरा इवेंट फ्लो यस आप ओके फ्लो क्या है, पहले जी। एंट्री होगी, देन उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस होंगे, जी और आजकल गेम्स बहुत ज्यादा चलन में है कि आजकल हल्दी जो है वो कार्निवल में बदल गई। राइट राइट आजकल पहले हल्दी हल्दी हुआ करती थी कि एक रिचुअल है, हल्दी लगाना है, दैट्स इट, राइट बट अभी जो है लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, जी तो गेम्स इतने ज्यादा हो गए कि नए नए क्रिएटिव आप गेम्स क्या करवा रहे हो, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आजकल गेम्स होते हैं, तो उसमें पहले वेडिंग प्लानर बताते हैं कि भाई पहले आप अपने अपने गेम्स करवा लो, फिर ऐसा करवाओ, जो प्रॉप्स चाहिए मैं बता दूंगा कि ये मैं गेम करवाने वाला हूँ, जी तो वेडिंग प्लानर्स उस हिसाब से सारी चीजें रेडी रखते हैं। टीम होती है पूरा, एक पूरी टीम के साथ हम काम करते हैं, राइट कपल क्या है, कैसे है, उनके साथ क्या बोलना है, कैसे उनके साथ गेम करना है, किस तरह की गेम करने हैं। तो ये गेम्स वगैरह जब आप प्लान करते हैं तो इसमें ऑडियंस भी आप सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, यस, बच्चे कितने हैं, यंगस्टर्स कितने हैं, तो उस हिसाब से आप लोग प्लान करते हैं? अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं ओके कि ब्राइड साइड ग्रूम साइड कितने, कुछ कम है इधर तो फिर उस तरह से मैं, अच्छा, जैसे जो कंपटीशन टाइप यस अगर आप कंपटीशन जो होता है, जैसे टग ऑफ वॉर करवाना है, जी लेकिन ब्राइड साइड से लोग कम है हम्म या फिर वो पहले ही मुझे बता देते हैं, तो इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। राइट जाके सीधा माइक पकड़ के चिल्लाना है या फिर कुछ भी करना है, तो वो उस तरह से जी जी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यस फैक्टर है, बहुत बिकॉज जरूरी है। आज जैसे वेडिंग इंडस्ट्री में जो ट्रांजिशन हुआ है हम उसी पे आ रहे हैं, बट एंकरिंग की जहां हम बात करें तो बहुत से लोगों से जिनसे मैं भी मिलता हूँ उन्हें लगता है कि एंकरिंग बहुत ही फैसिनेटिंग फन फील्ड जॉब है, बट जैसा आप बता रहे हैं ये जो उसके डिटेलिंग है कि आपको पूरा एक फ्लो चार्ट रखना है, आपको स्टडी करना है, ये लोगों को नहीं पता है। नहीं, तो ये आप जब बता रहे हैं तो इट एक्चुअली इज वेरी एनलाइटनिंग फॉर आवर ऑडियंस, क्योंकि वेडिंग्स जो है इस वक्त काफी ज्यादा ट्रांजिशन हो चुकी है, राइट? बहुत ज्यादा पहले हम देखते थे कि सिर्फ रिश्तेदार कर लेते थे, लेकिन आज वी हैव प्रोफेशनल्स लाइक यू जी, जो बहुत डेडिकेटेडली इसके अंदर में और बहुत प्रोफेशनली एक पूरा इंडस्ट्री बन चुका है, जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज हैं आजकल, तो स्पेशलाइजेशंस आ गए हैं। जी तो ये कैसा ट्रांजिशन रहा है आपके हिसाब से? एंड आई थिंक हम ये लास्ट डेकेड में देख रहे हैं जी ज्यादा। जी, जैसे मैंने कहा कि मैं पूरा चेंज कर दिया था 19 में। जी मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी वेडिंग प्लानर है, ओके और उस वक्त जब मैं उनसे मिला, उनका नाम पायल है, तो पायल से जब मैं मिला, पायल ने मुझे बताया कि वेडिंग इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है और कितनी बड़ी बड़ी वेडिंग्स हो रही है, तो फिर हमने डिसाइड किया द वेडिंग होस्ट लॉन्च करने का। द वेडिंग होस्ट यस, ओके द वेडिंग होस्ट एक फर्म है जी जो जिसके अंदर सारी चीजें, इट्स नॉट, उसको वेडिंग प्लानिंग नहीं कह सकते। सो 2019 में पायल से मुलाकात हुई जी और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जैसा डिटेलिंग बताया कि वेडिंग इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है, हाँ जी किस तरह मुझे उस पर ही फोकस करना है, ओके तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि कितना डिटेल उसमें Right. वर्क करना होता है, तो वेडिंग होस्ट हमने, इट्स लाइक हमारे लिए बहुत, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ये द आपका वेडिंग, खुद का बैनर है, खुद की जी जी एंटिटी है द जी, वेडिंग होस्ट, द एंड वेडिंग इसके होस्ट, अंदर में हम क्या करते हैं एग्जैक्टली? इसके अंदर में हम आर्टिस्ट प्रोवाइड करते हैं सिर्फ, ओके जैसे सिर्फ मैं ही एंकर रहूं जरूरी नहीं, ओके ओके ऑलराइट उसमें सारे एंकर्स आ गए, उसमें डीजेस आ गए, जो ऑलराइट वेडिंग की रिक्वायरमेंट है, ढोल, डीजे, डांसर्स, जो सारी, एंटरटेनमेंट कोशेंट पूरा पूरा फुल ऑफ ओके एंटरटेनमेंट। ओके, तो वेडिंग से रिलेटेड जितने जी मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए जी जी जी, उसके लिए वेडिंग होस्ट इज दैट यस, डेस्टिनेशन एंटरटेनमेंट पैकेज, ओके उसमें पूरा एक एंटरटेनमेंट है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, ओके जिसमें आपको सारी चीजें, आर्टिस्ट जो भी हैं जी वो सारे रहते हैं। तो बहुत, उसको मैंने सोच समझ के उसको लॉन्च किया हमने 19 में, और आप द वेडिंग होस्ट का लोगो देखेंगे
तो वो एक कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं। और वो गिफ्टेड है फ्रॉम पायल। पायल ने Okay. मुझे वो गिफ्ट किया था। Okay. मुझे भी नहीं पता था, मेरे बर्थडे पे द हम्म। वेडिंग होस्ट उन्होंने मुझे लोगो गिफ्ट किया। हमने सोच तो रखा था कि कैसे करना है क्या करना है, लेकिन अब तक के वो हुआ नहीं था। लोगों से फिर कनेक्शन कैसे बनाने हैं, फिर 19 में जब मैंने वो लॉन्च किया उसके बाद चीजें बहुत और फास्ट हो गई। 19 में मैंने इतनी वेडिंग्स किए, दो मतलब नवंबर दिसंबर में ही मैंने अराउंड 60-70 वेडिंग्स मैंने की है, सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग। 2 महीने में? यस। ओके। और फिर लॉकडाउन 20 में आया, जी। बट लॉकडाउन जैसे ही लगा तो सब आर्टिस्ट और सारी चीजें लोगों का ये चेंज हो गया कि भाई अब क्या होगा, आगे क्या चीजें होने वाली हैं। डर गए लोग कि कैसे इस इंडस्ट्री को चलाया जाए, कैसे इंडस्ट्री अब वर्क करेगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी चीजें थी कि अब कैसे होगा। हाँ, 100 उतने लोगों में limited, शादी हाँ, होना उतने है, लोग 50 बुला लोगों में सकते, शादी correct, होना correct, है, correct. तो आर्टिस्ट को कैसे उसमें काम मैनेज मिलेगा, करे, हाँ, right. क्या होगा, तो बहुत सारी डर था। हम्म। बट देखा जाए तो वो टर्निंग पॉइंट था Okay. मेरे हिसाब से। Okay. 2020 जी। जब लॉकडाउन लगा उसके बाद से जिस तरह की वेडिंग शुरू हुई है, फार्म जी। हाउसेस पे लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग की तरफ ज्यादा झुकाव हुआ है। हम्म। और आजकल लोग उसके बाद से ही ज्यादा 20 के बाद मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हुई। So has this opened doors of opportunities and Yes, employment for definitely. youngsters? How? I mean, कितना ट्रांजिशन आप देख रहे हैं कि पहले आपने जैसे आपको तो 10 साल हो गए, जी। तो ये 10 सालों में आप जो कह रहे कोविड इज अ टाइम जहां लोगों ने ज्यादा स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाई अपनी, तो ये कहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट हो रहे हैं इसके अंदर? इसमें आप देखेंगे कि अभी लास्ट आप वेडिंग का अगर एक सेकंड नंबर पे इंडिया में जीडीपी आता है, वो कैसे आता है कि वेडिंग्स में इतने सारे लोगों को काम मिलता है। स्टार्टिंग अगर आप करें तो इनविटेशन से शुरुआत करेंगे। वेडिंग प्लानिंग में इनविटेशन से लेके एंड टू एंड हनीमून तक, पैकेज तक। तो लोगों को ये चाहिए कि भाई अब जिंदगी कम बची है, कब कैसे क्या हो जाए। तो Right. लोगों के मन में ये आ गया कि अब मेरे बेटे की शादी ऐसी होनी चाहिए, लाइक अ सेलिब्रेशन होना चाहिए। भाई जिंदगी कितनी है पता नहीं, एक बढ़िया हंसते खेलते एक पूरा फन मोमेंट, पूरा एक 2-3 दिन जो है पूरा मजे करो। जी। तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि इस तरह की वेडिंग हम करेंगे। फिर वेडिंग जी। प्लानर्स बढ़े जी। और वेडिंग प्लानर्स को काम मिला, उसमें आर्टिस्ट आए, हर चीज आया, Right. कैटरिंग आया, ट्रैवल आया, हर किसी को काम मिला उसमें। Right. आज वेडिंग इंडस्ट्री सिर्फ वेडिंग प्लानर्स के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं छोटे जो वर्कर्स हैं, जो Right. बाहर से लोग आ रहे हैं, डेकोरेशन होता है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, कैटरिंग होता है, एंटरटेनमेंट होता है, तो ये एंट्रीज। right. तो ये फंक्शंस और ये वेरिएबल्स बढ़ने से आप कह जी। रहे हैं कि उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज उस ज्यादा प्रकार बढ़ के गई। लोगों के लिए क्रिएट जी। हो रहा है। अब नॉर्मल से नॉर्मल इंसान का भी एक बजट होता है जो 10-20 लाख रुपए तो मिनिमम करेक्ट। इंडिया करता में है। वो तो मतलब 20 lakhs तो इज अ मिनिमल मिनिमम कॉस्ट। बहुत, कि इतना तो बजट लेके ही चलते हैं कि भाई सुबह हल्दी करेंगे, शाम को संगीत करेंगे। और संगीत तो अभी एक ट्रेंड बन गया है, पहले जी। नहीं तो लेडीज संगीत हुआ करता था, जी। लेडीज में ही बैठ के कुछ, हाँ, घर हम में ढोल ताशा बस जो थोड़ा पुरानी सा हमने right, मूवीज में right, देखे हैं, right. बस वही दौर था। बहुत सारे रिश्तेदार आते थे और महीने भर पहले से शुरुआत होती थी शादियां। तो आजकल जो है वो पूरा वेडिंग प्लानर्स को दे दिया गया है कि वेडिंग प्लानर्स ही आप लोग ही पूरे अरेंजमेंट देखे, सारी चीजें आप ही देखें। फैमिली जो है वो पूरा चाहती है कि वो सिर्फ एंटरटेन और उनके जो एक मोमेंट है 2 दिन के, वो यादगार रहे। So this brings me to a question कि what difference does it make? अगर मान लीजिए मैं आज शादी ऑर्गेनाइज, मेरे घर में किसी की शादी है, अगर मैं सोचता हूँ तो अगर मैं खुद से करने जाऊं एंड इफ आई हायर प्रोफेशनल्स, तो क्या डिफरेंस आएगा उसके अंदर में? डिफरेंस यही आएगा कि आप सिर्फ एंटरटेन करें, आप सिर्फ एंटरटेन हो। मतलब आपने एक वेडिंग प्लानर हायर किया है, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए जी। आप टेंशन नहीं लोगे, आप सिर्फ एंटरटेन, आप सिर्फ मजे करो, शादी के लुत्फ उठाओ। जो कैटरिंग है, जो फूड है, जो एंटरटेनमेंट है, जो एंकर है, अगर आप एक शादी प्लान कर रहे हैं, आपकी खुद की शादी आप करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आपके कोई दोस्त होंगे, किसी से कांटेक्ट करेंगे, भाई मुझे मेरी शादी है, यहाँ यहाँ है, वेन्यू आप बुक कर लो,
राइट, आजकल वेन्यूज भी ये प्रोवाइड करते हैं कि हमारा इन हाउस है, डेकोर इन हाउस है, हमारा वेडिंग प्लानर इन हाउस है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, वो आप राइट। जिससे करवाना है वो आप करवा सकते हो। उसमें भी काफी डाइवर्सिफिकेशन हो गया, अभी लोग प्री बहुत वेडिंग प्री शूट, पोस्ट वेडिंग। वेडिंग शूट और फोटो बूथ्स वगैरह काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। काफी काफी फोटोग्राफी। और अभी तो ट्रेंड आएगा सोशल मीडिया का, जो आजकल आजकल क्या चल रहा है, सोशल मीडिया वेडिंग भी एक पेज देख सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। उसमें होता क्या है कि आप स्टार्टिंग से लेके सारे फंक्शंस, रील डलती है, जी, स्टोरीज डलती है, आजकल हैशटैग होता है, इनविटेशंस भी आजकल ऑनलाइन हो गए लोगों के। बिल्कुल सबको व्हाट्सएप जाता है, जी, व्हाट्सएप पे एक इनविटेशन जाते हैं जो कैरिकेचर बनता है, राइट, इनविटेशन कपल का फोटो बनता है। फिर अगर उन्होंने प्री वेडिंग किया, शूट किया हुआ है, तो वो उस तरह से फोटोग्राफर उसको क्रिएट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से शुरुआत होती है। और हैशटैग चलाते हैं, हैशटैग जो जो भी नाम है, हैशटैग डैनी की वेडिंग, डैनी की शादी, लाइक जो भी हैशटैग है, जो कपल के नाम है, जैसे एक बड़े सेलिब्रिटी, और ये शुरुआत हुई थी विरुष्का, विराट विराट और अनुष्का। अनुष्का, राइट राइट तो वहां से हैशटैग की शुरुआत हुई कि एक हम्म। वही हैशटैग होना चाहिए। तो उन लोगों ने अपना इंस्टाग्राम पेज बना लिया, उस पे सारी चीजें डालते रहते हैं, कंटेंट, कि अब हल्दी हो रही है, एंट्री हो रही है, ब्राइड रेडी हो रही है। सी दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग कि ये सेलिब्रिटीज से भी काफी ज्यादा लोग इंस्पायर इंस्पायर्ड है हुए डेफिनेटली। वेडिंग्स को मतलब कंडक्ट करने के तरीके में। या जब सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं कि यार इनके संगीत में तो दोस्त नाच रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, हम उतना बड़ा स्टेज नहीं लगाएंगे, हम अपना छोटा लगाएंगे, लेकिन करेंगे। तो आई थिंक वो आप क्या उसके बारे में बताना वहीं से इंस्पायर्ड है ये सारी चीजें। डेस्टिनेशन वेडिंग का जो ट्रेंड आया है, हम्म, वो यहीं से आया। उदयपुर पहले लोग, बड़े लोग, बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा है, अल्ट्रा उदयपुर रिच जाते क्लास, थे। यस। राइट। और सेलिब्रिटीज जो हैं वो शादियां वहां जाते थे, फोटोग्राफ्स वैसे होते थे। आजकल बट कपल आई थिंक तब सोशल मीडिया नहीं था, नहीं था तो लिमिटेड फोटोज जी, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में जो देखने मिलती थी उतना ही वही। था। लेकिन अब सोशल मीडिया आने से लोगों को पता चल गया कि होता क्या है। और इंस्टाग्राम जब से रील्स वगैरह सारी चीजें अपडेट हुई हैं, जी, उसमें इतना ज्यादा कंटेंट वेडिंग से रिलेटेड, आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ वेडिंग डालो, राइट, इतनी सारी चीजें मिलेंगी आपको। नागपुर में अब देखो तो मैं जितने एंकर्स को जानता हूँ, अराउंड 50 प्लस एंकर्स तो नागपुर में ही है। तो इतना ग्रो, इतनी सारी चीजें, इतनी इंडस्ट्री में इतनी सारी चीजें आई हैं, एंकर्स और नए लोग भी, बहुत सारे लोग जो हैं एंकर बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। किसी ने कभी कॉलेज में होस्ट किया होगा, कुछ किया होगा, मुझे डेली मैसेजेस आते हैं कि राइट। सर मुझे कनेक्ट करना है, कैसे मैं एंकर बनूं, कैसे क्या करूं, कैसे मुझे सपोर्ट चाहिए। अब यंगस्टर्स आर अप्रोचिंग यू जी जी जी, मुझे मैसेजेस आते हैं। कई लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ, कई लोगों को, सभी को ऑलमोस्ट, जितने मुझ तक पहुंचे, जो मुझसे मिलते हैं, जो मुझे कॉल करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या कहीं से भी, तो मैं उनको। So has this trend also, because of this trend, the number of youngsters has increased जो अब इसमें करियर बनाना चाह रहे हैं? डेफिनेटली, वो अगर उन्होंने इंजीनियरिंग की है और कोई भी पढ़ा है, कुछ भी चीज में मास्टर किया हुआ है, उनका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो वो ये सोचते हैं कि भाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमको बोलना अच्छा आता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो उसको हम क्यों ना उसको आगे चलें, आगे उसको प्रोफेशनली। कई लोग जॉब भी करते हैं और एंकरिंग भी करते हैं, साइड बिजनेस, साइड बाय साइड, उनका एक जो सपना होता है, जो पैशन होता है, वो उसको फॉलो करते हैं। बर्थडे पार्टीज कर लिए, उनको ये जरूरी नहीं कि बस वही करना है। जैसे मैं फुल टाइम एंकर हूँ, ओके, मैं उसके अलावा कुछ नहीं करता, तो मैं सिर्फ वेडिंग सीजन और जब इवेंट्स होते तो वही मेरा अर्निंग है, वही मेरी चीजें हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डानी, बिकॉज सारी चमकती हुई चीजें तो हमने देखी सुनी, बट क्या फाइनेंशियली ये फील्ड आज उतनी वाइबल है एज एन एंकर कि मैं करियर बना सकूं इसमें, या आगे सोच सकूं, एक सिक्योर फ्यूचर मेरा हो सके? फ्यूचर तो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे एंटरटेनर हो, ओके, आप खुद को किस तरह, कहाँ देखते हो, कितना आपकी कैपेसिटी है जी, क्या आप करना चाहते हैं। तो जैसे आपने बताया, अगर मैं वो सारी चीजें करता हूँ, अगर मैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी ओरेशन स्किल्स, अपनी वोकैबुलरी, अपने प्रेजेंटेशन, हर चीज को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, तो क्या मैं एक सक्सेसफुल एंकर अगर बनता हूँ, अगर मेरे नाम के आगे ये वर्ड लगता है सक्सेसफुल एंकर, तो क्या मैं फाइनेंशियली
सोसाइटी में उस सक्सेसफुल लोगों के कैटेगरी में बैठ सकता हूँ फाइनेंशियली? क्या ये फील्ड वाइबल है? डेफिनेटली, बिल्कुल। इन अ सिटी लाइक नागपुर? जी, आज नागपुर से काफी सारे एंकर्स बाहर जाके काम करते हैं, पैन Okay. इंडिया काम करते हैं। मैं खुद पैन इंडिया काम किया, मैं गोवा गया हूँ, उदयपुर गया हूँ, मुंबई जाता हूँ, नियर बाय जहाँ पे भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है। अमरावती तो मेरा सेकंड होम था एक Okay. वक्त में। मैं Okay. अमरावती महीने में 20 दिन अमरावती शोज करता था, Okay. इतने शोज करता था। हैदराबाद जाता हूँ मैं, मतलब है लोगों में उतनी यस, विदर्भ में capacity. तो गोंदिया, अमरावती, भंडारा, जहां पे भी है, वर्धा, सभी जगह एंकर्स जाते हैं। तो आजकल नागपुर के आर्टिस्ट रायपुर ज्यादा जाते हैं, रायपुर में जाके शोज करते हैं, और विदर्भ में काम कर रहे हैं, पैन इंडिया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो एक आपके रेट होते हैं, आपका एक कोटेशन होता है कि मैं इतना इतना चार्ज करूंगा। करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली वैसा आपको पैकेज बनाना पड़ता है, वैसा आपको पैकेज मिलता है। तो क्लाइंट के अगर बजट में है तो आपको हायर करेंगे, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा, आपका प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे क्या आपने कंटेंट डाला हुआ है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट। आप कितना अच्छा कंटेंट आपने डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, और कितना आपने कनेक्टिविटी कितनी अच्छी की हुई है। राइट। एंड आई थिंक ये आप जो कंटेंट आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा कंटेंट बनेगा आपका। सीधी बात है, आप जितना अच्छा लोगों को पसंद आ रहे हैं उतना ही आप, कोई भी, आप सिर्फ इसी फील्ड की बात नहीं है, अगर आप सिंगर हैं जी, बहुत अच्छा गाते हैं जी, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, तो आपकी तारीफ, आपके पास काम डेफिनेटली आना ही आना है। राइट, आप खाली नहीं रह सकते। राइट, आपको लोग कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं लोग आप तक पहुंच रहे हैं, आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई जी। ये डेट अवेलेबल है क्या, ये है। कई बार मैं 1 साल पहले से बुक हो जाता हूँ, 1 साल पहले से मेरी डेट्स ओके। बुक हो जाती है, अगर हेवी डेट है बहुत। कई बार इतने अच्छे कनेक्शन हो जाते हैं कि ब्राइड की मम्मी पंडित जी को यहाँ पे मुहूर्त डेट फाइनल हुई और यहाँ पे फोन लग जाता है, अच्छा, डैनी जी ऐसा है। भाई अपनी बेटी के लिए तो डेट फाइनल नहीं कर रहा कोई? नहीं, मतलब कि आपको रहना है अवेलेबल जी, आपको, पंडित जी तो हो गए, ये डेट फाइनल है, आपको रहना ही रहना है। ओके। तो इतना मतलब कनेक्शन इतने अच्छे हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें कनेक्शन बन जाते हैं कि उनकी पहली बेटी, बड़ी बेटी की शादी अगर मैंने होस्ट की है, तो छोटी बेटी की भी शादी वो चाहते हैं कि डैनी ही होस्ट करे। राइट। मतलब मेहनत में कमी नहीं रहेगी तो आपको सक्सेस मिलेगा हर फील्ड में। वो सभी के लिए लागू है कि राइट। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप कहीं पहुंचना चाहते हो, पैशनेटली काम करोगे। लेकिन अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो कि भाई चलो पैसे बन रहे हैं, माइक पे जाके बोलने से तो है, स्टेज पे, कई इस माइंडसेट से भी आते हैं। यस ऑफ कोर्स कि भाई बोलना अच्छा आ गया, अरे क्या बोलना ही तो है, राइट, चले जाएंगे 2 घंटे बोलना है माइक पे, कुछ पैसे मिल जाएंगे, ग्लैमर दिख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन लिए। तो वो उस हिसाब से अगर आप उस माइंडसेट से आ रहे हैं तो आपका दौर, आपका वक्त जो है छोटा ही रहेगा, आपकी जो सोच है, आपको जो काम है वो कम ही मिलेंगे। तो इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें हम्बल होना भी उतना ही मैटर करता है? क्योंकि गलतियां तो होती है डैनी, हर किसी से, आपसे भी, आई एम श्योर आपसे भी करियर के शुरुआत में हुई होंगी गलतियां। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? नाम लिए बिना आप हमें अगर कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको डाउन टू अर्थ होना तो बहुत जरूरी है। एक आर्टिस्ट कभी भी झुका हुआ होता है जी, कभी भी हम्बल होता है, बहुत ज्यादा। आप किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप में एटीट्यूड है, आप शुरू से ही उस एटीट्यूड को कैरी कर रहे हो, तो आप एक आर्टिस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, कि एक आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा हम्बल होता है। आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट को देख लो, मैं एक बड़े आर्टिस्ट का अगर एग्जांपल देना चाहूं तो अरिजीत सिंह जी, कितना डाउन टू अर्थ, कितने गाने उनके, कोई जीरो एटीट्यूड, 2 व्हीलर से घूमता है, उनकी भाई वीडियोस वायरल हो जाती हैं। मतलब वो कहाँ है, कितने करोड़ों चार्ज करते हैं और कहाँ है, तो उनसे सीखनी चाहिए हमें। ये आपने बहुत अच्छी बात की है ना अरिजीत सिंह के बारे में। स्पेशली आई रिमेम्बर बॉम्बे में फीनिक्स मॉल, सॉरी इन्फिनिटी, जू में कौन सा मॉल है वो, आप फिनिक्स है, फीनिक्स मॉल। तो हम लोग बाहर के पोर्च पे बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, एंड सडनली एक आदमी जाता है शॉर्ट्स पहन के, घुंघराले बाल,
दाढ़ी बड़ी हुई, टी शर्ट पहना हुआ है, एंड उनके साथ शायद उनकी वाइफ थी। हाँ वो चल के जा रहा है एंड मैं मेरा मेरा दोस्त कुछ तो भी फोन में देख के ना कुछ तो भी बात कर रहा था। मैं इस आदमी को देख रहा हूँ, मुझे ना इतना जबरदस्त स्ट्राइक हो रहा है, यार इसको कहीं तो मैंने देखा है लाइफ में, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन है। मैंने और इसको वो एकदम ऐसे घूम रहा है। एंड इतने में अरिजीत सिंह की रील आई एंड आई थिंक कुछ ही दिन पहले उन्होंने वो बाल जब बढ़ाए थे घुंघराले वाले, उसका शो था एंड वी वर लाइक, वो लिटरली हमारे सामने ऑटो में बैठ के गया आदमी। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो जी कनेक्टेड होता है सूफी, उसको ये बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा एक अपनी डिवाइन अपनी डिवाइन डिवाइन कनेक्शन। उसके उसकी जो वाइब है ना, एक जी आर्टिस्ट की वाइब ही अलग होती है। राइट वो उस उसका जोन जो होता है ना वो अलग होता है। जी बस गाना है, कुछ गुनगुनाना है, कुछ गाने बनाने हैं, परफॉर्म करना है, उसको लाइमलाइट और ये शोबिज इंडस्ट्री कैसे क्या करना है वो उसमें उतना ये नहीं करता है। तो क्या इसीलिए, क्योंकि डैनी आजकल हम काफी यंगस्टर्स को देखते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट, वो सक्सेस बहुत जल्दी पा लेते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि बहुत से बच्चे जो है वो कैरिड अवे हो जाते हैं, उनके जी एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो क्या ये उनके बहुत काम ज्यादा में इफेक्ट करता है लॉन्ग करता है टर्म में? करता है। आजकल जो नए एंकर्स आते हैं, जो जी मेरी ही फील्ड की मैं बात करूंगा, तो नए एंकर्स जो आते हैं वो मुझे फॉलो भी नहीं करते होंगे, ओके लेकिन उनमें पहले से एटीट्यूड रहता है कि मैं इसको क्यों फॉलो करूं। ओके लेकिन जब हमारा दौर था तो हम बड़े एंकर्स को देखते थे, सीखते थे, जी समझते थे। लेकिन आजकल के जो एंकर्स हैं वो मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होंगे। आपको बोलेंगे कि सर आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, आप हमारे गुरु हो, बहुत जिसको बटरिंग बोलते हैं जी कि कुछ काम मिल जाए। मेरा एक ग्रुप है एंकर्स का, तो एंकर्स के ग्रुप में ऐड होने के लिए बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो बस वही है कि हम इसको क्यों, हाँ जानते हैं डैनी को, सामने मुंह पे सर सर, पीछे डैनी, ये वो तो एक आप कह सकते हैं कि जनरेशन का उसमें गैप हो सकता है। हम मिलीनियल्स 90s और जेनजीज जैसा कि चल रहा है आई सब। थिंक ये एक ट्रेट, इवन जब हम कई ऐसे लोगों से बात करते हैं, लाइक यू आर तो ऑन द यंगर साइड, बट जब हम काफी सीनियर लोगों से बात करते हैं तो आई थिंक ये शुरुआत से रहा है कि जो शुरू नया से आता रहा है यस। वो, उसको अगर सक्सेस जल्दी मिल जाए, नॉट एवरीवन कैन हैंडल इट। एंड आपके इंडस्ट्री से मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि शादी में, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपने बताया कि यू नो इट्स अ वेरी इमोशनल और बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, वो हैपनिंग है, मस्ती है, लेकिन उतना ही डेलिकेट भी है। स्टारडम कैरी कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हम्म, एक वक्त आता है, डाउनफॉल आता है। अगर आप बहुत ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको हम्बल रहना जरूरी है। स्टारडम अगर आप में आ गया तो आप उल्टी गिनती तो शुरू कर चलिए दो। मुझे फिर एक बात बताइए, जी अगर मैं एक सक्सेसफुल एंकर हूँ, जी अब मैं हम्बल भी हूँ, सब सही है, लेकिन आज मेरा घर पे झगड़ा हो गया और मैं बहुत खराब मूड में हूँ, मेरा ऑफिस में भी झगड़ा हो गया, मेरा आज दिन ही मतलब खराब जा रहा है, लेकिन अब मुझे स्टेज पे जाना है, अब मुझे लोगों को हैंडल करना है, जहां लोग मेरे साथ सेल्फीज लेने आ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, हाउ डू यू मैनेज दिस सिचुएशन? बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैंने जैसे कहा, बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको, अगर आज शाम को शो है आपका, जी आपको कहीं परफॉर्म करना है, किसी ने आपको बुक किया हुआ है, तो उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका फैमिली में क्या हो रहा है, राइट आपकी चीजें क्या हुई है, सुबह ब्रेकअप हुआ है या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खराब है, घर में कुछ तकलीफें हैं, उसको सारी चीजें एक आर्टिस्ट को साइड में रख के एनी हाउ शाम में एंटरटेन करना ही करना है। क्योंकि वो तो जो जिसने आपको बुक किया वो तो जी इंतजार में है कि डैनी आएंगे एंड शो लाइट अप कर देंगे पूरा। यस, क्योंकि उनके लिए तो वो हैपनिंग मोमेंट है, राइट राइट, उनके लिए तो खुशी का दिन है। और आई थिंक मेमोरेबल, वो जिंदगी यस, भर याद रहेगा। जिंदगी भर याद रहेगा। राइट आपकी जिंदगी में कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो, लेकिन जी अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप शाम को, अगर आपका इवेंट है तो आपको एनी हाउ उन्हें एंटरटेन करना है, वो तकलीफें साइड में। तो आप मैनेज कैसे करते हैं, मतलब कुछ मेडिटेशन या क्या, मतलब स्टेज पे जाने से पहले या कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है जो हेल्प कर सके? दिस इज नॉट जस्ट एंकरिंग, आई थिंक लोगों को आजकल जो मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो दैट अफेक्ट्स देयर प्रोफेशनल लाइफ आल्सो एंड वाइस वर्सा।
तो क्या मैनेजमेंट आप एडवाइस कर सकते हैं या आप करते हैं जो लोग जिससे कुछ इंस्पायर हो सके? मैं अगर देखा जाए तो अगर मेरा शाम को शो, एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जी। कि मेरा सुबह, मतलब एक दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था ओके। और दूसरे दिन मेरा शो था। एक्सीडेंट हुआ था। यस। ओके। और अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब मेरे साइड जो मेरा राइट हैंड है उसको मैं उठा भी नहीं पा रहा था, बहुत अच्छा जम के लगा था। मेजर इंजरी। मेजर जो था उसको सीरियस कह सकते। जी। डॉक्टर ने, मेरा पैर भी थोड़ा सा, मैं चल नहीं पा रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको 1-2 दिन रेस्ट करना है। राइट। बट मेरा शो है और मेरे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो मेरा शो है और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इवेंट मैनेजर्स को भरोसा नहीं रहा आजकल। आर्टिस्ट को क्या होता है ना कि कहीं से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, दूसरे इवेंट ले लिया तो टाइम पे डिच कर देना। तो ये भी सारी चीजें चल रही है इंडस्ट्री में। तो लोगों को भरोसा नहीं होता कि भाई तुम्हारा एक्सीडेंट सच में हुआ है, कि तुमको कोई बड़ा इवेंट आ गया तुमने कहीं, लेकिन कमिटमेंट अगर आपकी है यहाँ पे, जी। तो आपको वहीं आपको परफॉर्म करना है। भले ही आपने जो आपके रेट लिए हैं या फिर उससे ज्यादा आपको बजट मिल रहा है, तो आप फिर गलत हो। राइट। तो आपको वहीं पे परफॉर्म करना है। आपको, आपने जिनको, आपको अगर अपना उनको विश्वास दिलाना है, राइट। तो आपको चीजें ऐसी करनी पड़ेगी। तो मैं चला गया भाई, हाथ में पट्टी वट्टी बंधी है Okay. और पूरा सूट वूट पहन के पहुंचा हूँ वेन्यू पे। और इवेंट मैनेजर लिटरली, जब मैंने परफॉर्म कर लिया, थोड़ा सब सारी चीजें हो गई, मैंने सीधा कर लिया था हाथ ताकि उसको समझ में ना आए। मैंने बेल्ट लगाया हुआ था जो हाथ में लगाते हैं, तो वो बेल्ट मैंने लगाया हुआ था। लेकिन इवेंट मैनेजर, जब मैं परफॉर्म करने गया तब मैं थोड़ी देर के लिए समझ में भी नहीं आया, संगीत पूरा होस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इवेंट मैनेजर से मिला तो उनको बताया सर ऐसा ऐसा हुआ था। अरे यार डैनी, तू बोले घर पे आराम क्यों नहीं किया? मतलब वो शॉक्ड कि मतलब कितना पैशनेट है अपने काम को लेके। तो इट वाज योर कमिटमेंट जिसके वजह से यू वेंट। डेफिनेटली, अगर आपका कमिटमेंट है, आप अगर कहीं आपको पहुंचना है, तो आपको अपना 100% देना है। राइट। और ये चीज आपको खास बनाती है, स्पेशल बनाती है कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, इस बंदे ने परफॉर्म किया है। बीइंग एन आर्टिस्ट, आप अगर सिंगर हो, कोई भी एक आर्टिस्ट हो, आपने अगर कुछ ये कमिटमेंट की है, कहीं आपका शो है, तो आपको पहुंचना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो समझ में आता है कि भाई बहुत ज्यादा सीरियस है और हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उसको हमको समझना पड़ता है। इस मामले में ना, दिस रिमाइंड्स मी, एक बहुत बड़े एक्टर है, आर्टिस्ट है, शाहरुख खान। उन्होंने एक शो में एक बात कही थी कि काम रुकेगा नहीं, सक्सेस रुकेगा नहीं, रुकेंगे तो सिर्फ आप। यस। तो आप जो बात कह रहे हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच पीपल शुड कीप इन माइंड। और मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। कौन उनको नहीं है सर साहब? को कौन फॉलो नहीं करता? कौन फॉलो नहीं करता? तो बस उनकी जर्नी जैसी रही है, उनसे इंस्पायर पूरी दुनिया है। हम सब इंस्पायर्ड हैं कहीं ना कहीं। राइट। और चीजें मैं इनको ही फॉलो करता हूँ कि मैं जितना हम्बल रहूं, जितना अच्छा कर पाऊं, जितना अपना 100% दे पाऊं लोगों को, जितना अच्छा एंटरटेन कर पाऊं, उतना मुझे काम मिले। और भगवान की दया से सारी चीजें अच्छा है, सारी चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, हमारा वील ऑल्सो, हम भी उसी ट्रैक पे हैं। एंड आई लाइक टू कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन विद अ लास्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। कि हाउ सपोर्टिव इज द इवेंट एंड वेडिंग इंडस्ट्री ऑफ नागपुर, जो काम करने वाले लोग हैं जी। एंड अगर हमें और आगे बढ़ना है तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा एज एन इंडस्ट्री, बिकॉज एक यूनिटी या आपस में होना बहुत जरूरी है अगर एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? क्या हमें, क्या पहली बात तो क्या सपोर्टिव है, एंड सेकेंडली आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा और आगे बढ़ने के लिए? तो जब हम स्टार्ट करते हैं, जब सारी चीजें कहीं कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम खुद है। राइट। खुद पे पहले भरोसा होना चाहिए, खुद पे अपने आप को विश्वास होना चाहिए कि भाई नहीं, मुझे करके दिखाना है, मुझे कहीं पहुंचना है। जी। मुझे सेल्फ बिलीफ। यस, सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको कह सकते हैं। जी। जी। लेकिन आपको जो है सपोर्ट इंडस्ट्री से, तो पहले वो देखना चाहते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री का ले लो, टेस्ट करेंगे यस, कि भाई पहले आप कितना अच्छा कर रहे हो, तो आपको कुछ शोज फ्री में करने पड़ेंगे,
जी जैसे हमने किए हैं। जी अपना प्रोफाइल बनाने के लिए फोटो लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इवेंट में जाके किसी का इवेंट देखना पड़ेगा। तो मुझे तो बहुत नहीं के बराबर सपोर्ट था स्टार्टिंग में। कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया, अच्छा सिखाया। जैसे मेरे, जिनको मैंने बॉस बोला, विनोद सर, विनोद भैया, मैं उनको भैया बोलता हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे आयशा, वो भी एक इवेंट कंपनी में जॉब करती थी। फिर उसके बाद पायल आई। तो सभी लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन हमेशा हर जगह हर किसी को अच्छे लोग मिले, या फिर आप अगर कहीं पहुंचना चाह रहे हो तो सपोर्ट बहुत कम होता है। लेकिन आज की डेट में मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं हर किसी को सपोर्ट करूं। मैं सारे लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूं, सारे एंकर्स को सपोर्ट करता हूं, न्यू कमर्स हो, जो भी मुझ तक पहुंचते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में आप देखें तो वो यही चाहते हैं कि भाई आप अपना प्रोफाइल बनाओ। आपको अगर कहीं स्टार्ट करना है तो आपको पहले प्रोफाइल होना जरूरी तो है। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि आप यू हैव टू मेक योर प्रूव योरसेल्फ यस यूजफुल। यस, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। यूजफुल अगर Yes. मेरे लिए आप मैं अगर इवेंट मैनेजर हूँ, अगर आप में मुझे एक बेनिफिट नहीं दिख रहा है, बिकॉज प्रोफेशनली तो सारी बातें आके यही आती है कि यार जी। क्या इनके साथ काम करके मुझे सक्सेस मिलेगा। तो ये फैक्टर अगर मुझे नहीं दिख रहा है तो मुझे आपको डिफिकल्टीज आएंगी। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू जी से। जी। राइट। तो आजकल क्या होता है ना, इवेंट मैनेजर्स और इंडस्ट्री में लोग अगर आपको काम दे रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि आप शुरुआत कर रहे हो तो वो टेस्ट करेंगे छोटे मोटे इवेंट में कि आप यहाँ पे आ जाओ, जी यहाँ पे अपने आप को करके दिखाओ, क्या कर सकते हो। अगर आपने अच्छा किया तो दूसरे बार फिर से काम देंगे। Right. या फिर वहां पे आपने अच्छा किया, किसी ने आपका नंबर ले लिया जी डायरेक्ट क्लाइंट ने, तो आपको फिर से वो काम देंगे कि भाई हमने यहाँ पे देखे थे, बहुत अच्छा किया इसने। तो ऐसे ही कनेक्शन बनते हैं। सपोर्ट फिर धीरे धीरे खुद ब खुद बिल्ड होने लगता है। Right. सपोर्ट खुद ब खुद आने लग जाता है, सपोर्ट करने लग जाते हैं लोग कि नहीं भाई इसने बहुत बट अच्छा कर इनिशियली रहा है। हमको खुद मेंटली स्ट्रांग होके चलना पहले आपको खुद को स्ट्रांग होना है। राइट अगर आप उस रेस में दौड़ रहे हो तो खुद को, अपने आप को ऐसा रखो कि मैं, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। राइट आपको ही अच्छा काम करना है, आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। राइट कोई आपके लिए नहीं आएगा। राइट तो आपको खुद को, अपने आप को बनाना है, आप ही खुद को अपने आप को प्रमोट करना है। कैसे करना है, वो सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन एक वक्त के बाद जी सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब तक कि आप खुद कुछ करके नहीं दिखा देते काम तक के आप जब तक Yes. नहीं पहुंचेंगे। तो कोई सपोर्ट नहीं। राइट आपको करके दिखाना है, राइट। नहीं तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। स्पून फीडिंग नहीं होने वाली यहाँ पे। नहीं, राइट। आपको आयता कुछ भी नहीं मिलेगा। Great. और ये इंडस्ट्री में तो ऐसा है नहीं कि नेपोटिज्म भी नहीं बोल सकते करेक्ट करेक्ट कि भाई हमारा लड़का है इसको एंकर बना दो, एंकरिंग कर ले। वो तो जो दिखता है, जो अच्छा कर रहा है वही चलेगा। वही चलेगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं दे सकते। करेक्ट अब वो सिंगर है ही नहीं तो सिंगिंग कैसे करेगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब उसको गाना ही नहीं आता तो वो कैसे करेगा? परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये चीज काफी ज्यादा बहुत जरूरी है। राइट राइट। अब नेपोटिज्म कैसा है कि आप सिर्फ बॉलीवुड में होता है नहीं होता है वो तो नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं कि अच्छे एक्टर्स भी हैं जिनके बेटे हैं, जनरेशन है, क्योंकि उनके खून में है। जी जी वो वैसे, उनकी अपब्रिंगिंग, उनको बचपन से ही वैसी चीजें बताई गई है, वैसी सिखाया गया है। अगर आप, मैं जैसे मैंने कहा मेरे फादर सिंगर हैं, तो मैं भी बहुत अच्छा गाता हूँ। पापा से तो कम ही गाता हूँ अच्छा। जी। मैं बैंड के शोज भी करता हूँ, म्यूजिक में मुझे अगर लाइव बैंड के शोज आते हैं तो मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट है। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब आपको मिला हेरिडिटरी, बट बाकी चीजें खुद ही डेवलप खुद करनी पड़ती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप अगर छिंदवाड़ा से आए हो, एक गांव से आए हो, तो आप कैसे बोलोगे? आपकी जबान साफ नहीं होगी, आपकी उर्दू साफ नहीं होगी। आप बोलना कैसे है, किस तरह वॉइस नोट्स जो होते हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। तो उस पर प्रैक्टिस करना होता है आपको। कंटिन्यू आप बोलते रहो, मिरर के सामने बोलो, और कुछ प्रैक्टिस होती है वो करो। आप सोचते रहो। अकेलेपन, अपने जो जितना अकेला होता है ना उतना ज्यादा सीखता है। राइट। आप अच्छी जगह जाओ, डिवाइन, और सोचो, लोगों को नोटिस करो, लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, करंट अफेयर्स, दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप उस तरह बोल पाओगे, माइक पे वैसा बोल पाओगे। राइट। एंड यू विल मेक सेंस आल्सो व्हाइल स्पीकिंग।
करेक्ट। अगर कोई आज इंडिया क्रिकेट मैच जीत गई तो आपको शाम में इवेंट है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैच चालू है और इधर इवेंट चालू है, तो लोग बोलते हैं माइक पे कमेंट्री करते करते बोल देते हैं कि भाई इंडिया जीत गई, तो वहां पे भी जश्न मना लेते हैं, वेडिंग में जश्न हो जाता है। राइट राइट। तो वो हमको पता होना जरूरी है करेक्ट कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चीजें हो रही है, कोई जीता है कोई हारा है, जी। और अगर कोई सैड मोमेंट है तो उसको भी हमको कैसे 2 मिनट का वो बोलते हैं ना मौन धारण करो और उसको कैसे ये करो, तो उस तरह से इवेंट में जान आती है। तो वही सारी चीजें हैं। तो इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, आगे भी चलेगी, बस बढ़िया हमें चल लगे रही है। रहना है। यस। अब कब तक चलेगी वो मैं नहीं कह सकता, राइट। लेकिन अभी तो लोगों में ट्रेंड है कि एक वेडिंग करना है, एक ये करना है। पहले तो शादियां बहुत ही लिमिटेड और उस बजट के हिसाब से होती थी, लेकिन अभी लोगों का पॉकेट फ्रेंडली, आजकल क्या हो गया है कि लोन भी मिलने लगे हैं राइट राइट। वेडिंग के लिए, तो लोन लेके भी आप शादी कर सकते हो, हनीमून पे जा सकते हो, आजकल सारी चीजें इजी हो गई है। तो बहुत अच्छा चल रहा है और भगवान से यही दुआ है कि चलते रहे। नहीं, वी ऑल्सो विश कि आप लोगों का काम इसी तरीके से चलते रहे। एंड इट वाज वेरी इंसाइटफुल टॉकिंग टू यू, बिकॉज डैनी आज बहुत सारे यंगस्टर्स देखते हैं हम कि वीडियोग्राफर्स बनना चाह रहे हैं, एंकर बनना चाह रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर बनना चाह रहे हैं। तो उनको जो कहते हैं ना, हर चीज इस वक्त चमकती हुई एक सोना, एक हर चीज दूर से चमकती हुई सोना लगती है। जी। एंड है, वेडिंग इवेंट्स वैसा ग्लिटर है, लेकिन हम्म। आपसे बात करके हमें जब समझ में आ रहा है, उनको समझ में आएगा कि इसके पीछे जो मेहनत है, तो आप ये मत सोचो कि वो ग्लिटर है तो मेहनत नहीं है, जितना ग्लिटर उतनी मेहनत। तो ये बहुत इंसाइटफुल है। एंड वी रियली रियली वांट टू थैंक यू डैनी कि आज आप हमारे साथ बैठे, आपने अपना टाइम दिया। एंड मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने मतलब मुझे इतनी इज्जत बख्शी कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर पाऊँ, आपको कुछ चीजें बता पाऊँ, नहीं तो मेरी इतनी बिसात कहाँ। नहीं मैं नहीं, अभी भी हमारा अपने आप को उतना ही हम्बल समझता हूँ और अपने आप पे खुद भी वर्क कर रहा हूँ, और मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मैं कहीं भी नहीं पहुंचा हूँ, मुझे कहीं दूर जाना है, वक्त के साथ बस कुछ इस बनना हम है। ये दुआ करेंगे कि आपकी इस दूर जाने की जर्नी में हम हमेशा जुड़े रहें। जी एंड जी आगे भी बिल्कुल। जैसे आप सीखते जाएं तो वो हम जी। पास ऑन करते रहे हमारी ऑडियंस को। एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू डैनी। थैंक यू सो मच। We are here to fuel your curiosity with insights like these, and we will keep striving and keep bringing such stories, experiences, and inputs from professionals to enlighten you and keep you engrossed. We are thrilled to have you with us. Keep watching Star Global and accompany us on this journey of sustainable evolution and changing the world. Thank you.